हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। बट कौन से बैच का है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये है एमबीबीएस 2021 सप्लीमेंट्री बैच का और ये एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2023 में। ठीक, तो ये है एनाटमी पेपर 1। ये पेपर 1 जो है ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था जो कि 3 घंटे में करना था। बट इसमें आ गया सेक्शन ए जो कि 50 मार्क्स का था और सेक्शन बी भी इसी के साथ अटैच था, वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। सो बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वर ऑफ 50 मार्क्स that was meant to be answered in 2 separate answer sheets and was to be submitted within 3 hours। अब इसमें जो पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसके 4 सब पार्ट्स हैं और चारों मिला के है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ अ बेबीज हेड वॉज डिलीवर्ड फर्स्ट बट हिज रेस्ट ऑफ द बॉडी was tucked in the birth canal. The baby had to be pulled out by his head, which was done with great difficulty. Next day, the doctor noticed that the infant's right arm was adducted and internally rotated, whereas his right forearm was extended and pronated. On further examination, it was found that there was sensory loss on the lateral aspect of the right upper limb too. इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे डायग्नोसिस पूछी जाए। सो इसका फर्स्ट पार्ट ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफॉर्मिटी एंड प्रोबेबल साइट ऑफ लेजन। तो देखो क्या है कि जब ये डिफिकल्ट लेबर होता है, समटाइम्स a mega baby or maybe some abnormal presentation like shoulder dystocia also sometimes. So इस कंडीशन में क्या मेंशन्ड है कि हेड पहले बाहर आ गया, द बेबी हैड टू बी पुल्ड आउट बाय हिज हेड। तो इस कंडीशन में होता है कि आप हेड को बाहर पुल करोगे तो शोल्डर कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो शोल्डर और हेड के बीच का जो एंगल है, नेक एंड शोल्डर ऑफ द बेबी इंक्रीजेस while the baby is being pulled out। इस कंडीशन में साइड ऑफ द नेक में जो नर्व प्लेक्सस होता है उसके बारे में सोचो। साइड ऑफ द नेक में एक पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है, याद आया? उस पोस्टीरियर ट्राइंगल को इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड ने डिवाइड किया था 2 ट्राइंगल में। अपर पोर्शन वॉज कॉल्ड ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, लोअर पोर्शन वॉज कॉल्ड सुप्राक्लैविकुलर और सबक्लेवियन ट्राइंगल। इस सबक्लेवियन ट्राइंगल में पाए जाते हैं ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो जब इसको खींचोगे तो चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा तनाव जो आएगा वो अपर ट्रंक में आएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा पुल आएगा। इफ़ यू आर पुलिंग द हेड फर्स्ट तो अपर ट्रंक खींचेगा और खींचने की वजह से उसमें या तो एक्सोंटोमोसिस या न्यूरोंटोमिसिस टाइप ऑफ इंजरी हो सकती है। जनरली एक्सोंटोमिसिस होती है, मतलब नर्व इंटैक्ट रहेगी बट अंदर से एक्सॉन्स टूट जाएंगे जो आपको दिखेंगे नहीं। उसकी वजह से मे बी पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो सकता है अपर ट्रंक में। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्ब्स पैरालिसिस। और जैसे कि प्रेजेंटेशन में लिखा है, इन्फेंट्स राइट आर्म वॉज अडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड, right forearm was extended and pronated। साथ साथ there was sensory loss on the lateral aspect of the right upper limb too। so name of the deformity तो साफ साफ लिख देना इसमें, पोर्टर्स टिप हैंड या पोलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी के नाम से भी जाना जाता है। probable site of lesion is upper trunk of brachial plexus which is found in the supraclavicular triangle or the subclavian triangle on the side of the neck। Next question here is name the affected muscles on the basis of deformities of the right upper limb noted by the doctor। तो इसमें लिखा हुआ है, तुमको उसी हिसाब से बता देना है। जैसे कि इन्फेंट्स राइट आर्म वॉज अडक्टेड, अडक्टेड का मतलब हो गया अबडक्टर्स उसके वीक हो गए। तो इसका मतलब है अबडक्टर्स की बात करें तो
सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टोइड, सिराटस एंटीरियर, ये मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगी। अब ज़रा सोचो इनकी नर्व सप्लाई क्या है, C5 C6 ही है। एक्सिलरी नर्व इज C5 C6 C7 ऑल्दो, बट C5 C6 कंपोनेंट भी है उसमें। इसी तरह से सुप्रास्पाइनेटस की बात करें तो सुप्रास्पाइनेटस में भी C5 C6 होता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व से नर्व सप्लाई होती है। सिराटस एंटीरियर की बात करें तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल होती है, वो भी C5 C6 से बनती है। ठीक, हालांकि सिराटस एंटीरियर की नर्व सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक, और ये इंजरी होती है उसके डिस्टल, दैट मीन्स इन द अपर ट्रंक। वैसे भी सिराटस एंटीरियर इज इन्वॉल्व इन ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म, तो इस वजह से क्या है, जब अबडक्शन नहीं हो पा रहा है तो आर्म विल स्टे इन एन अडक्टेड पोर्शन, क्योंकि अडक्शन कराने के लिए उसके पास लैटिसिमस डॉर्साई है। पेक्टोरलिस मेजर भी एडक्शन कॉज करा के रखे हुए, क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर इज बाय बोथ मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, और मीडियल पेक्टोरल नर्व इज अ ब्रांच फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, यानी C8T1। तो इसका मतलब है C8T1 के इंटैक्ट होने की वजह से पेक्टोरलिस मेजर मेनली विल कॉज अडक्शन ऑफ द आर्म, और लैटिस्मस डॉर्साई भी अडक्शन कॉज कराती है, साथ साथ इंटरनल रोटेशन भी कराती है। और लैटिस्मस डॉर्साई की नर्व सप्लाई है मिडिल 3 नर्व रूट्स C6, 7 एंड 8, दैट इज थ्रू द थोरैकोडोर्सल नर्व। तो ये कारण बनेगा अडक्शन इन इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म का। वेयर हिज राइट फोर आर्म वॉज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। एक्सटेंडेड है इसका मतलब फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकियालिस इन मसल्स की नर्व सप्लाई डैमेज है, यानी कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अगेन इज बाय C5 C6 C7। तो C5 C6 कंपोनेंट तो अपर ट्रंक से आ रहा था, इसका मतलब है कि बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकियालिस और कोरैको ब्रेकियालिस इन सब में भी नर्व इम्पल्स नहीं पहुंचेगा प्रॉपरली, एंड दैट्स वाई फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर फोर आर्म विल स्टे इन एन एक्सटेंडेड पोजीशन, और इस एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ फोर आर्म में ग्रेविटी का भी रोल रहेगा। बात आ रही है प्रोनेटेड की, तो हाथ जब प्रोनेटेड है इसका मतलब है कि सुपिनेटर्स पैरालाइज्ड हैं। अब सुपिनेटर्स क्या होते हैं, वन इज द सुपिनेटर मसल इटसेल्फ एंड द अदर इज बाइसेप्स ब्रेकियाई। सो बाइसेप्स ब्रेकियाई इज द चीफ सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म इन अ फ्लेक्स्ड एल्बो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पहले ही बता चुके हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई पैरालाइज हो चुकी है C5 C6 मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से। बाकी बात आती है तो सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल इज अ चीफ सुपिनेटर ऑफ द फोरआर्म इन एन एक्सटेंडेड एल्बो। रेडियल नर्व से सप्लाई होती है सुपिनेटर को, बट रिमेंबर रेडियल नर्व के रूट नंबर्स क्या हैं, C5 C6 C7 C8 T1, and its branches give out nerve supply according to the myotomal spread or the dermatomal spread। तो उस वजह से रेडियल नर्व से सुपिनेटर को C5 C6 नर्व फाइबर्स पहुंचते। सो सुपिनेटर एंड बाइसेप्स बोथ आर पैरालाइज्ड, सो उसकी वजह से क्या होगा, दी फोर आर्म विल स्टे इन अ प्रोनेटेड पोजिशन। और इसका एक कारण ये भी है कि प्रोनेटर टेरिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस की बात करें तो प्रोनेटर टेरिस की नर्व सप्लाई मीडियन नर्व से है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस की नर्व सप्लाई एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ऑफ फोरआर्म से है। अब बात करें मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व इज C5 C6 C7 फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड and C8T1 from the medial cord through the lateral and medial root of the median nerve. So remember that median nerve supplies the muscles of the front of forearm through its lateral root fibers, means C5 C6 C7 components from the median nerve, they will supply the muscles of the front of forearm, while medial nerve supplies the 5 intrinsic muscles of the palm through its C8T1 component or C781 component, that is through the medial root of median nerve। इसी वजह से क्लम्कीज पैरालिसिस में कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाता है। तो चूंकि प्रोनेटर क्वाड्रेटस काफ़ी डिस्टली है फोरआर्म में, तो वहाँ C5 C6 कंपोनेंट नहीं बल्कि C7 कंपोनेंट पहुँच रहा है मीडियन नर्व से। तो
तो इसलिए दोनों सुपिनेटर्स जो हैं वो पैरालाइज हो गई, तो प्रोनेटा क्वाड्रेटस will take over. May not be pronator teres that much because pronator teres is much more proximal, लेकिन pronator quadratus तो पैरालाइज नहीं होगी, तो उसके एक्शन की वजह से forearm will come in a pronated position. अब एक बात और बता दें, ये जो पोर्टर्स टिप डिफॉर्मिटी है उसमें फ्लेक्शन एट द रिस्ट होना ज़रूरी है, तभी तो वो पोर्टर्स टिप हैंड बनेगा, और ये पॉइंट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अपने आंसर में तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट तो पैरालाइज हैं, लेकिन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड द मीडियल टू टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस दे सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, और अल्नर नर्व का रूट नंबर क्या है? C781, राइट? सो दीज टेंडेंस विल स्टे फंक्शनिंग और विल टेक ओवर बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मसल्स. So that's why the exact deformity is that the arm is adducted and medially rotated, the forearm is extended and pronated, and there is slight flexion at the wrist. ये है पोर्टर्स टिप हैंड डिफॉर्मिटी. तो ये मिल गया तुमको आंसर 2 सब पार्ट का. Then its third sub part is draw the labeled diagram of brachial plexus. स्टार्टिंग में व्हेन यू विल स्टार्ट अपर लिम्ब, आई बिलीव एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस हर कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है. तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो तुम बना देना, साथ साथ उसमें कुछ रिलेशंस दिखला देना. ठीक है, याद रखना कि रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस दे आर पैरावर्टिब्रल इन पोजिशन, anteriorly covered by scalenus anterior, posteriorly covered by scalenus medius. Then there are trunks of brachial plexus which are found in the supraclavicular or subclavian triangle. Then there are divisions. Divisions are retroclavicular in position. Those are the portion of brachial plexus which reach from the neck into the axilla, means they pass through the apex of the axilla. Then cords of the brachial plexus are a content of the axilla and they're found surrounding to the axillary artery, and they're named according to their relation with the second part of axillary artery. That's how lateral, medial and posterior cords are named according to their relation with the second part of the axillary artery. इसे बना देना, ब्रांचेस वगैरह बना देना. ठीक, देन फोर्थ सब पार्ट इसका क्या है? गिव एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ सेंसरी लॉस इन द अफेक्टेड अपर लिम्ब. सेंसरी लॉस क्या लिखा है? सेंसरी लॉस ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द राइट अपर लिम्ब टू. राइट अपर लिम्ब का लेटरल बॉर्डर अगर देखो तो अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो कि डेल्टोइड के लोअर हाफ को कवर करती है. फिर आती है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. ये किसकी ब्रांच है? रेडियल नर्व की ब्रांच है, गिवन ऑफ इन द रेडियल ग्रूव. और ये नर्व फाइबर्स भी C5 C6 से ही आएंगे बिकॉज ऑफ द डर्माटोमल स्प्रेड. और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म की बात करें, वो किसका कंटिन्यूएशन है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व का कंटिन्यूएशन है. तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व 5 6 7 है, तो फिर यू विल फाइंड द सेंसरी लॉस अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द आर्म एंड फोरआर्म एक्सेप्ट एट द एपेक्स ऑफ द शोल्डर, that is the summit of shoulder, skin overlying to the acromion region, क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई किसके थ्रू है? सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, वो C3 C4 के नर्व फाइबर से. बाकी हैंड में नर्व सप्लाई इंटैक्ट रहेगी क्योंकि वहाँ पे 6 C7 C8 होता है. तो हो सकता है कि थंब के एरिया में थोड़ा सेंसरी लॉस हो, बट मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर में कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा. ठीक, तो ये एक डर्माटोमल स्प्रेड होता है. तो अब मैं आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, इस टाइम सिर्फ बोल रहे हैं, एंड इफ़ यू लिसन इट तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. तो जिस तरह से अपर लिम्ब बड्स निकलती हैं, फिर लोअर लिम्ब बड्स निकलती हैं. याद रखना, अपर लिम्ब बड्स आर फर्स्ट टू अपीयर देन द लोअर लिम्ब बड्स. अपर लिम्ब बड 26 दिन पे निकलती है, राइट फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन. 26th डे पे अपर लिम्ब बड्स आ जाती हैं और 28th डे यानी कि 2 दिन बाद ही लोअर लिम्ब बड्स निकलती हैं. अच्छा, ये 26 और 28 दिन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि 26 दिन पे एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है और 28 दिन पे पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है.
ठीक, ये 2 इवेंट याद रखना है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, एंटीरियर न्यूरोपोर पोस्टीरियर न्यूरोपोर, 26 दिन और 28 दिन। तो अब क्या है, जब ये लिम्बर्स बड़ी होती हैं तो इसमें एक आर्टरी अंदर चलती है, क्योंकि टिश्यूज बढ़ेंगे साइज में तो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए। उस आर्टरी को कहते हैं एक्सियल आर्टरी ऑफ द ग्रोइंग लिम्ब बड्स। अब एक्सिस का मतलब है इफ यू टेक अ कट सेक्शन ऑफ एनी सिलेंड्रिकल थिंग दैट एक्सिस शुड बी फाउंड इन द सेंटर। तो अपर लिम्ब की एक्सियल आर्टरी कौन सी होती है? एक्सिलरी आर्टरी। लोअर लिम्ब की एक्सियल आर्टरी क्या होती है? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की ब्रांच दैट इज कॉल्ड आर्टरी टू शियाटिक नर्व। एनीवेज, तो अब इसी के साथ नर्व्स भी जैसे जैसे ये ग्रो करेगी लिम्बर्ड्स, so dermatomes will be stretched just like you are blowing a elongated balloon, so it stretches, right? So that's how dermatomes get stretched and they are taken away by the growing limb buds C5 to T1. That's why these dermatomes you don't find on the trunk. Similarly, in the lower limbs, it's from L1 to S3. That is how the dermatomes spread out in the lower limbs. And this spread is from pre-axial border to the post-axial border. And pre-axial border is lateral border in upper limbs and medial border in lower limbs. Post-axial border is medial border in the upper limbs and lateral border in the lower limbs. So the dermatomes, they spread along the pre-axial border and then they converge towards the post-axial border. तो इस वजह से C5, C6 dermatomes, actually speaking, it is C4, C5, C6 dermatome that is spread along the lateral border of the upper limbs. तो यही है anatomical basis of the sensory loss in the affected upper limb. ये सब लिखना है तुमको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस, जहां पे यू विल हैव टू राइट मैक्सिमम ऑफ 500 वर्ड्स। पहला सब पार्ट इसका है क्यूबाइटल फोसा। हियर यू हैव टू डिस्क्राइब द बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, रिलेशंस, कंटेंट्स, अप्लाइड एनाटमी। तो बड़ा आसान है, इसको आराम से डिस्क्राइब कर देना भाई। बाउंड्रीज तुम्हें मालूम ही है, मीडियल बाउंड्री बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरिस, lateral boundary by the medial border of the brachioradialis and the base of the triangle by the transverse crease of the elbow, apex by the joining of the medial and lateral boundaries. तो ये बाउंड्रीज हो गई। रूफ क्या है? दैट इज द bicipital aponeurosis, which is a flattened tendon from the biceps brachii which forms the roof of this cubital fossa and spreads out laterally and merges with the deep fascia and gets attached onto the posterior border of the ulna. उसके ऊपर deep fascia, superficial fascia, then skin. और रूफ में तुम्हें ये सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन और एक परफोरेटर वेन जो कि इसको परफोरेट करके आती है नीचे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस को, वो सब बता देना। क्यूटेनियस नर्व्स भी दोनों साइड बनाना, लेटरल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म, ये सब दिखला देना। फ्लोर में भैया मसल्स पाई जाती हैं, हड्डी पाई जाती हैं। तो फ्लोर में इसमें कॉन्डाइलर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, कैपिटुलम है, ट्रोक्लिया है, अपर डिस्कॉइड एंड ऑफ रेडियस है एंड कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना है। ये सब बोनी प्रोसेस हैं। फिर इस पे ब्रेकियालिस मसल जो होती है कोरोनॉइड प्रोसेस पे लगती है, तो वो हो जाएगी। और सुपिनेटर मसल जो होती है वो नेक ऑफ द रेडियस को कवर करती है, वो इसके फ्लोर में आ जाएगी मसल। रिलेशंस की बात करें अगर, तो रिलेशंस मतलब इन्होंने ऐसे पूछा है जैसे लग रहा है कि कोई विसरा के बारे में बात कर रहे हैं एब्डोमेन में। इसमें होना चाहिए कंटेंट्स एंड देयर रिलेशन। क्यूबाइटल फोसा का क्या रिलेशन है भाई, वो तो पता ही है ना, ये एल्बो के एंटीरियर साइड में होता है, तो इसलिए इसमें बाउंड्रीज बताती हैं। तो रिलेशंस एज सच इसमें खुद के क्या रिलेशन है वो नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि कंटेंट्स और उनके क्या रिलेशन। तो कंटेंट्स का रिलेशन ही यही है कि उनको आप मीडियल टू लेटरल डिस्क्राइब कर दो। सो इसमें क्या है, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मीडियन नर्व, याद रखना अच्छे से। दैट इज द मीडियल मोस्ट कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ब्रेकियल आर्टरी मिलेगी। फिर क्या मिलेगा, टेंडन ऑफ बाइसेप्स मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, रेडियल नर्व विच इज स्प्लिटिंग इनटू इट्स डीप एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस। ये सब कंटेंट्स में आ जाएंगे। अप्लाइड एनाटमी में बहुत कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले तो सुपरफिशियली इफ यू सी, यहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है और ये वेन बहुत कॉमनली यूज होती है वेनिपंक्चर के लिए, मीन्स फॉर कलेक्टिंग सैंपल ऑफ ब्लड।
एंड ऑल्सो फॉर आईवी लाइन, इंट्रावेनस ब्लड चढ़ाने के लिए, ब्लड निकालने के लिए, कीमोथेरेपी लगाने के लिए, एंटीबायोटिक्स चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आईवी लाइन यूज़ होती है यहाँ से। मीडियन क्यूबाइटल वेन, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये सुपरफिशियल है, ईजिली एसेसिबल हो और फिक्स्ड है, बिकॉज इसमें एक परफोरेटर वेन है जो कि बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस को पियर्स करके अंदर जाता है, इसकी वजह से ये यूज़ होती है। और क्या इस एरिया का इम्पोर्टेंस है अप्लाइड एनाटमी में अगर देखें तो इस जगह पे आप ब्रेकियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हो आसानी से, जस्ट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। एक तो पाल्पेट कर सकते हो, दूसरी चीज ऑस्कल्टेट भी कर सकते हो। कब? वाइल यू आर टेकिंग ब्लड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आप स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पे ऑस्कल्टेट कर सकते हो पल्सेशंस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। एक और चीज़ है वो है अर्लियर डेज जब मेजरमेंट के यूनिट नहीं होते थे, जब लोग सेंटीमीटर, इंच एंड यो फीट एंड फुट और सेंटीमीटर, डेसीमीटर नहीं होते थे, तो लोग सीधे से हाथ से मेजरमेंट्स लेते थे पहले। जैसे पाम के थ्रू मेजरमेंट्स करते थे, कितने पाम्स रख करके छोटे डिस्टेंस को, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस होता है तो लोग क्या करते थे, ओलिकुनन प्रोसेस ऑफ द एल्बो से टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, ये पूरा जो डिस्टेंस है फोरआर्म प्लस हैंड का, इसको क्यूबिट कहते थे। 1 क्यूबिट वॉज टिपिकली इज इक्वल टू 18 इंचेस और अराउंड 44 सेंटीमीटर्स। अर्लियर डेज में इट वॉज यूज एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चूंकि एल्बो से रिलेटेड है, यू कैन राइट देयर। ऐसे एल्बो से रिलेटेड ओलिकुनन प्रोसेस पे जो पीछे बर्साइटिस हो जाती है उसको स्टूडेंट्स एल्बो कहते हैं, लिखने को वो भी लिख देना। टेनिस एल्बो लिख देना। टेनिस एल्बो क्या है? लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस और गोल्फर्स एल्बो मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, ये सब लिख देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2B, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल में क्या होगा भाई? सिंपल मसल फाइबर्स होंगे, स्पिंडल शेपेड मसल फाइबर्स होंगे एंड दे विल हैव अ स्पिंडल शेपेड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होंगे ये एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिंसीशियम होते हैं। दीज मसल फाइबर्स they have eccentric peripherally placed nucleus and they're multinucleated, and muscle fibers means syncytium of muscle cells which have bundles of actin and myosin filaments, and because of that there is dark and light banding seen in these muscle fibers. So these muscle fibers are called striated muscles. Skeletal muscles are called striated muscles, and skeletal muscles are voluntary in action. They are innervated by somatic nerves. So इसलिए contraction of skeletal muscle is under one's control, but smooth muscles are innervated by autonomic nerve fibers, so they are not in our own control. Then let's talk about cardiac muscle, where you find the features of both these two muscles. Like these are also striated muscle fibers. You see a dark and light banding in these, but they are not syncytium, means each cell has its own nucleus just like smooth muscle cells, and intervening spaces between the adjacent cells is made up of leaky gap junctions, and those darkened out cell junctions, they are called intercalated discs. They are also an identifying feature of a cardiac muscle. Furthermore, these cardiac muscle fibers, they are branched muscle fibers. तो ये सारे फीचर्स डिस्क्राइब कर देना। बाकी चाहो तो टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिनकुलम, ये सारे डिफरेंसेस भी जो होते हैं वो भी चाहो तो लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 2C, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, और फिर वो स्प्लिट करता है। उसके बाद 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड करता रहता है। ये कॉन्सेप्ट गलत था जो पहले चलता था कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनेंगे। ऐसा नहीं है, बिकॉज क्लीवेज जब होता है तो सारे सेल्स में एक साथ नहीं होता है,
ठीक है, जैसे 2 सेल बनेंगे, अब दोनों में एक साथ नहीं होगा, एक में पहले हो जाएगा, एक में बाद में होगा। तो इस तरह से 3 सेल स्टेज भी आ जाएगी, 4 सेल स्टेज भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये डिविजन्स होते रहते हैं। फिर मोरुला बन जाता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला में एक कैविटी बनती, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, एंड दैट इज द स्टेज विच अंडरगोज इम्प्लांटेशन इन द एंडोमेट्रियम। फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? सो याद रखना है, एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ fertilization, that is the most dilated portion of the fallopian tubes। बाकी इसमें तुम्हें जो प्रोसीजर है पूरा फर्टिलाइजेशन का, कैपेसिटेशन से लेके कोरोना रेडियाटा तक आते हैं, कोरोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन, फिर उसके बाद जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, देन हेड ऑफ द स्पर्म्स, ओनली वन स्पर्म इंटर्स। जोना पेलुसिडा का क्या रोल है वो भी लिख सकते हो। इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म्स ऑफ एनी अदर स्पीसीज, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन एट एन एबनॉर्मल साइट। फिर इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस because after zygote being formed, so that is because of the sperm, a different type of bodies is being formed within फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो उससे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना हो। तो इस तरह से इसके एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ जोना पेलुसिडा भी लिख सकते हो। तो एनी हाउ, तो और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स जस्ट सून एज दिस हेड इंटर्स इनटू द ओवम। ओवम के बारे में लिख देना, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अराउंड 120 माइक्रॉन टू 150 माइक्रॉन इसका साइज होता है। स्पर्म उसकी टेल मिला के 60 माइक्रॉन्स की लेंथ होती है। तो ये सारी बातें फर्टिलाइजेशन से रिलेवेंट जो हो लिख देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जहां पे यू हैव टू राइट मैक्सिमम विद इन 100 वर्ड्स, 2 मार्क्स ईच फॉर दीज 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 3A, इन्यूमरेट द स्ट्रक्चर्स पासिंग अबव एंड बिलो द फ्लेक्सर रेटिकुलम ऑफ हैंड। तो अबव में लिख देना टेंडन ऑफ पामरेस लॉन्गस, और उसके लेटरली क्या होगी, सुपरफिशियल पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, और उसी टेंडन के मीडियल क्या पास होगी, सुपरफिशियल पामर कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक, तो ये इसके सुपरफिशियल चलेंगे। और सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम अगर बात करें तो एक मसल भी अराइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड पामरेस ब्रेविस। देन बिलो द फ्लेक्सर रेटिकुलम भाई 9 टेंडन्स और मीडियन नर्व और एक आर्टरी, ये 11 स्ट्रक्चर्स तो ज़रूर बताने हैं। तो 9 टेंडन्स में क्या है, एक तो टेंडन हो गया फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, 4 टेंडन हो गए फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस के, 4 टेंडन हो गए फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस के, और एक हो गई मीडियन नर्व, और एक आर्टरी जो इसमें से पास हो रही है, दैट इज अ रिकरेंट ब्रांच फ्रॉम द डीप पामर आर्च, जो पाम से वापस फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना में अंदर आती है लौट के। और क्या होता है यहाँ पे, लोअर पोर्शन ऑफ द रिस्ट में यानी प्रोनेक क्वाड्रेटस के नीचे एक क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है। और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस क्या होती है, तो टाइप कर लेना गूगल पे, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट, वो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। अब ये जो टेंडन्स होते हैं इनके सराउंडिंग साइनोवियल कवरिंग्स होती हैं, शीट्स होती हैं, जैसे कि इसमें रेडियल बर्सा विल सराउंड टू द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, बाकी के 8 टेंडन्स को सराउंड करेगी डिजिटल टेंडन्स को क्या, अल्नर बर्सा, वो भी कंटेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड दे विल फॉर्म द कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, दैट इंक्लूड्स द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एज वेल। The space below the flexor retinaculum is carpal tunnel. So these are the structures that pass through the carpal tunnel. Question number 3B, write the functions of the placenta. अब देखो ये सब मज़ा नहीं आता, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है ना फंक्शन वर्ड लिखा हुआ है और ये कोई तुक नहीं बनता कि एनाटॉमी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। फंक्शन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, है ना, तो एनाटॉमी में फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा नहीं पूछना चाहिए था, इनको स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा पूछना चाहिए था। सो एक्चुअली आई वुड से दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन इन एनाटॉमी, लेकिन फिर भी जब पूछ लिया है तो तुमको तो आंसर देना ही है। ये सिंपल क्वेश्चन अगर बनता तो अच्छा क्वेश्चन होता ये फिजियोलॉजी में। एनीवेज, तो फंक्शंस लिख सकते हो कौन कौन से ने, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो जो चीज़ें पास हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पास हो सकती हैं। तो प्लेसेंटल बैरियर के बारे में ले दे के तुम्हारे पास रह क्या जाता है, फीटो मैटरनल प्लेसेंटल बैरियर को डिस्क्राइब करने को, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोरियोनिक विलाई डिस्क्राइब करने को ले दे के क्या पढ़ लिख के जाते हो, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा ही तो पढ़ते हो।
तो उसको डिस्क्राइब कर देना। बाकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैटरनल पूल से ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें ला के ड्रेन करती है, जो ले जाती है वो अम्बलाइकल वेन है, जो छोड़ जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है अम्बलाइकल आर्टरीज। थोड़ा सा प्लेसेंटा का डिस्क्रिप्शन कर देना। इसमें फीटल सरफेस है, उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कवर्ड होती हैं, जो मेटरनल सरफेस होती है, जो एंडोमेट्रियम में बरीड होती है, उसमें कॉटिलिडन्स होते हैं। ये सब चीज़ें डिस्क्राइब कर देना। 3C, इन्यूमरेट द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, पहली बात तो ये नामकरण कहाँ से हुआ? ब्रेकियल आर्टरी नाम कब पड़ा? जब एक्सिलरी आर्टरी ने लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर क्रॉस किया, उसके बाद उसका नाम पड़ गया ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट कहाँ करेगी? इन दी क्यूबाइटल फोसा at the level of the neck of radius or just above the radial tuberosity. Brachial artery divides into ulnar artery and radial artery. तो इन दोनों आर्टरीज में से कौन सी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी का कंटिन्यूएशन है? दैट इज अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी इज अ माइनर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। अब बात करें इसकी ब्रांचेस की, तो ब्रेकियल आर्टरी की लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी दैट वाइंड्स अराउंड द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पोस्टीरियरली इन द रेडियल ग्रूव। ठीक, और फिर लेटरली जाके वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियल डिसेंडिंग कोलैटरल ब्रांचेस दे देती है विच descends down to anastomose anterior and posterior relations of the lateral epicondyle पे नीचे से रेडियल रिकरेंट आर्टरी और इंटरोशियस रिकरेंट आर्टरी से एनास्टोमोज कर लेती है। इसी तरह से ऑन द मीडियल साइड सुपीरियर अल्नर कोलैटरल इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांचेस देती है। सुपीरियर पीछे चलेती है, इन्फीरियर आगे लेती है, और नीचे से रिकरेंट ब्रांचेस फ्रॉम दी अल्नर आर्टरी से एनास्टोमोज करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन टू द मीडियल एपिकोंडाइल। और एक और बात है दैट इज द न्यूट्रिशनल आर्टरी। तो याद रखना कि ब्रेकियल आर्टरी खुद देती है न्यूट्रिशनल ब्रांच ह्यूमरस को, प्रोफंडा ब्रेकियल से नहीं। प्रोफंडा ब्रेकियल से हो सकती है, लोग जनरली ये सोचते हैं दैट इज अ डीपर ब्रांच, बट जो देखा गया है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज दैट ब्रेकियल आर्टरी इटसेल्फ गिव्स अ nutritional branch to the humerus. And what will be the direction of the nutritional artery to humerus? Upwards or downwards? Downwards, because the growing end of the humerus is the upper end. So the nutritional artery and the nutritional foramen in humerus at the level of the mid shaft of the humerus is directed downwards. तो लिख देना भैया ये सब। Then 3D, define gastrulation. तो गैस्ट्रुलेशन भैया क्या होता है? जब ये जो इम्प्लांटेशन हो जाता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द 2 लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। फिर एपीब्लास्ट में प्रिमिटिव स्ट्रीक और ये प्रिमिटिव नोड और ये सब बनता है। उससे क्या होता है कि ये प्रोलिफरेट करते हैं सेल्स, एंड देन जो हाइपोब्लास्ट थी उसको एंडोडर्म बोल देते हैं, एंड देन एपीब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म बन जाती है, एंड दो सेल्स विच प्रोलिफरेट फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रिमिटिव नोड एंड रन इन बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, वो लेयर कहलाती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये जो है प्रॉक्टोडियल मेम्ब्रेन और क्लोकल मेम्ब्रेन के लेवल पे नहीं जाती है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है लेटर ऑन फिर स्प्लिट होती है टू फॉर्म इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जिसमें स्प्लिटिंग हो जाती है लेटरल प्लेट मीजोडर्म और पैराएक्सियल मीजोडर्म और इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ये सब बन जाता है। सो एनीवेज दिस फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइलेमर एम्ब्रियोनिक डिस्क इज gastrulation. You can describe it in detail. Just give it a reading from the book also. Question number 3E. Name the 2 organs where transitional epithelium is present. तो भैया ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम कहते हैं। ये माइनर कैलिस, मेजर कैलिस, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स, इसमें कुछ भी लिख दो। उनका मतलब पूछने का यही है कि यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर लिख दोगे, काम खत्म। Now let's talk about the multiple choice questions. Question number 4. So the first MCQ here is myelin sheath in CNS is formed by microglia, Schwann cells, oligodendrocytes, astrocytes. Answer here will be oligodendrocytes. C choice. देखो भाई इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये है रिपीटेड क्वेश्चन।
अगर तुम 2020 ऑनवर्ड जो मैं क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करता चला जा रहा हूँ, मेन एग्ज़ाम, सप्ली एग्ज़ाम, अगर तुम उनको रिवाइज करोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे। हमने खुद ये चीज़ देखी है कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में बहुत रिपीटिशन हो रहा है। और चूंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ज़्यादा रिलीज होते जाएंगे, वैसे सब्सिक्वेंट एग्जाम्स में रिपीटिशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो मेरी बात मानो, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले डेली एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया करो, और या तो ये मेरा वीडियोस लगा के पूरा पेपर ध्यान से समझ लिया करो, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। बिकॉज 100% श्योर हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। और चूंकि इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना जान लो, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं ये सीएनएस में माइलिन शीट बनाते हैं, श्वान सेल्स जो हैं ये पेरिफेरल नर्व में माइलिन शीट बनाते हैं, एंड माइक्रोग्लिया जो हैं ये मीजोडर्मल सेल्स हैं जो कि माइग्रेटेड सेल्स होती हैं सीएनएस में। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये बीबीबी में काम आते हैं, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में भी काम आते हैं ये। MCQ नंबर 2, primitive streak appears on dash day of development, 10th, 12th, 15th, 18th। वैसे ऐसे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, एटलीस्ट यूजी लेवल पे तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये डेट्स का जो वेरिएशन, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द डेज, राइट, तो इसमें वेरिएशंस होते ही होते हैं। और बुक्स की बात करो तो अलग अलग बुक्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस मिलेंगे। जैसे कि कुछ इंटरनेशनल बुक्स लोगे तो उसमें 17th डे भी लिखा हुआ है, जबकि क्या है कि मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो हम बात करते हैं, स्पेशली इंडियन ऑथर्स में, तो यू विल फाइंड द आंसर इज 15th डे, यानी कि 15वां दिन, 15th डे पे प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर होती है। और इसी से ही जो गैस्ट्रोलेशन में तुम्हें ऊपर बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3D, यहीं से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनते ही गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। MCQ नंबर 3, लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट ब्रेन, लिवर, लंग्स, वजाइना। तो ये याद रखना कि एट योर यूजी लेवल आंसर हियर विल बी ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में कोई लिम्फेटिक्स नहीं होते हैं, लिवर, लंग, वजाइना सब जगह लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। कहते हैं CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट एक्चुअली रिप्लेसेस लिम्फ इन द CNS। But let me tell you, one of my friend, he is in AIIMS Patna, or he has worked upon this, and he has found and he has published papers in international journals that lymph vessels, they have been found in the brain. MCQ number 4, clavipectoral fascia is pierced by all except medial pectoral nerve, lateral pectoral nerve, cephalic vein, thoracochromial artery। तो भैया याद रखना कि इसमें आंसर होगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, आंसर ए है इसमें, ठीक है। तो क्लेविपेक्टोरल फाशिया को क्या क्या स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं? लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी, एज वेल एज lymphatics from the thumb which accompany the cephalic vein to drain into the infraclavicular और cephalic group of lymph nodes, ठीक है। तो वो लिम्फेटिक्स जो थंब से आ रहे हैं, प्लस द डीपर लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ब्रेस्ट, दे ऑल्सो परफोरेट द क्लेविपेक्टोरल फाशिया टू ड्रेन इनटू द एपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो 5 स्ट्रक्चर्स याद रखना। एंड एक और बात बता दें कि ये MCQ भी रिपीटेड है, मे बी ऑप्शंस माइट हैव बीन चेंज्ड, बट स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फाशिया पे पहले MCQ आ चुका है। माइलिन शीथ इन CNS पे भी MCQ आ चुका है। MCQ नंबर 5, विच टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर सीन इन माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो भाई टाइप्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स पे मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, ज़रूर देख लेना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। उसमें कौन से टाइप ऑफ कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सब डिस्क्राइब्ड है। यहाँ पे बस इतना याद रखना कि हाइलाइन कार्टिलेज कंटेन्स टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। शॉर्ट में बता देते हैं, टाइप 1 बोन में होता है, फाइब्रो कार्टिलेज में होता है। टाइप 2 हाइलिन के साथ साथ विट्रियस ह्यूमर में भी पाया जाता है टाइप 2,
टाइप 3 को रेटिकुलर फाइबर्स कहते हैं, जो कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यूज में पाया जाता है, किडनी वगैरह में भी। और टाइप 4 जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है और आई लेंस में भी पाया जाता है। MCQ number 6. All of the following arteries form anastomosis except coronary arteries, axillary artery, popliteal artery, central artery of retina. तो भैया इन्होंने एक लाइन को घुमा दिया, इसको कहना था एंड आर्टरीज। ठीक है, एंड आर्टरीज, वी टॉकिंग इज अबाउट एंड आर्टरीज, यानी इनमें से कौन सी आर्टरी एंड आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी बहुत सारा एनास्टोमोसिस करती है, ठीक है, यू नो इट। बाय द वे अगर हम पूछ लें कि राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में कहाँ पे एनास्टोमोसिस होती है, तो क्या जवाब दोगे? वैसे तो इन दोनों आर्टरीज की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जो आपस में एनास्टोमोस करती हैं। कोनल ब्रांचेस होती हैं, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती हैं, नोडल ब्रांचेस होती हैं। बट जो मेन है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी रनिंग इन द कोरोनरी सल्कस, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। तो याद रखना कि this anastomosis between right and left coronary arteries is happening just lateral to the crux of the heart in the posterior atrioventricular sulcus, with this right coronary after giving out its posterior interventricular branch continues in the AV sulcus towards the left, where it receives branches from the circumflex coronary artery in the left posterior AV sulcus. एक्सिलरी आर्टरी खूब एनास्टोमोस करती है, एक्रोमियोथोरैसिक, सुपीरियोथोरैसिक, सुप्रा क्लैविकुलर, एक्रोमियल ब्रांचेस सब एनास्टोमोसिस करती हैं, ठीक है, शोल्डर लेवल पे भी। एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्सिकुलर ये सब आपस में एनास्टोमोस करती हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांचेस खूब एनास्टोमोसिस करती हैं, नी जॉइंट के अराउंड तुमने पढ़ रखा होगा एनास्टोमोसिस, ठीक है, वर्टिकल, ट्रांसवर्स, लैडर शेपेड एनास्टोमोसिस, बहुत बढ़िया एनास्टोमोसिस होती है। अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। रह जाती है तो चॉइस नंबर डी, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इज द आंसर हियर। रिमेंबर दिस artery, central artery of retina, is a branch of ophthalmic artery. Ophthalmic artery is the branch of the intracranial portion of internal carotid artery, and this central artery of retina, it runs along with the optic nerve and passes through the optic canal from the middle cranial fossa. Through the optic canal, it reaches into the orbit and then it perforates the dural sheath and enters the optic nerve. So for a short distance, it continues along with the nerve, then it continues within the dural sheath along with the optic nerve, and then ultimately it buries itself into the substance of optic nerve. So optic nerve is a pregnant nerve. ऐसे भी पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व इज अ प्रेग्नेंट nerve means it carries an artery within itself. So remember, the central artery of retina enters the eyeball through the optic nerve at the blind spot, and from there it sends out its superior temporal, inferior temporal, superior nasal, inferior nasal and all those branches to supply the inside of the eyeball, especially the retina. सो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन एक और बात आई थी, शियाटिक नर्व ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेग्नेंट नर्व. Remember, I just told you when I was describing something about the limb birds above there, I told you there was an axial artery of the lower limb that was inferior gluteal artery, and the branch from the inferior gluteal artery was the artery to sciatic nerve. Same happens there also. This artery to sciatic nerve runs for a short distance, then perforates its epineurium, then perineurium, then endoneurium, and then continues along with the sciatic nerve within it for a short distance, because you know at the apex of the popliteal fossa actually sciatic nerve terminates into tibial and common peroneal branches. So sciatic nerve when cut, like if you see an above knee amputation, so there you will find that sciatic nerve bleeds on being cutting. So it's a nerve that starts bleeding after being cut. बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने तुम्हें। और उस ब्लीडिंग को रोकना है तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे से जो शियाटिक नर्व का प्रॉक्सिमल कट एंड है उसको पकड़ के स्ट्रेच कर देना है, खींच लेना है, तो वो आर्टरी अंदर छुट जाएगी और नर्व खिंच जाएगी, तो आर्टरी अंदर सिंक इन कर जाएगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं MCQ नंबर 7।
रूट वैल्यू ऑफ लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज, बताओ यार क्या क्वेश्चन है, सब कुछ तो बता ही चुके हैं। लॉन्ग थोरैसिक नर्व मैंने ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब कर दिया था, ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में जब बात कर रहे थे। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व, नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं इसको, और ये सिराटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है ऑन इट्स आउटर सरफेस सेपरेटली टू ऑल इट्स 8 डिजिटेशंस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक, तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल is a branch from the roots of brachial plexus arising from C5, C6, C7. Answer is B. MCQ number 8. Action of dorsal interossei is, देखा, अगर तुमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मेरे देखे होते जो मैं सॉल्यूशंस डालता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो सिमिलर क्वेश्चन था, इससे मिलता जुलता, एंड वो क्वेश्चन था एक्शन ऑफ पामर इंटरोसियाई। उसी में मैं डॉर्सल इंटरोसियाई से रिलेवेंट एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, इसलिए फिर से ये तीसरा एमसीक्यू मिलता जुलता जो रिपीट हुआ है। सो डॉर्सल इंटरोसियाई क्या करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, adduction of fingers, abduction of fingers, extension of metacarpophalangeal joints। तो भाई डॉर्सल इंटरोसियाई का जो प्राइम एक्शन है वो है abduction of fingers, सी चॉइस। लेकिन एक और एक्शन होता है जो कि पामर इंटरोसियाई और लुम्बराइकल्स के साथ मिलके, यानी कि 4 4 4 12 12 मसल्स टुगेदर दे cross the deep transverse metatarsal or metacarpal ligaments, and then they reach on the dorsum of the digits to blend with the extensor digitorum. So at the IP joints they will cause extension while they will cause flexion of the MP joints. Remember this, very important. ठीक है, तो together the 12 muscles, the 12 intrinsic muscles of the palm, 4 lumbrical, 4 palmar, 4 dorsal interossei, they bring the hand in such a position where you have flexion of MP joints and extension of IP joints. There also you have a role of dorsal interossei. और याद रखना कि फर्स्ट एंड द फिफ्थ डिजिट के लिए आपको डॉर्सल इंटरोसियाई की जरूरत नहीं पड़ती है। यू नो दिस मिड लाइन और द मीडियन प्लेन ऑफ द palm passes through the middle finger, right? So you have to move the digits away from the middle finger. तो thumb के लिए you have abductor pollicis brevis, abductor pollicis longus, और लिटिल फिंगर के लिए तो आपस ऑलरेडी abductor digiti minimi भी है। तो इसलिए you need 4 abductors for the middle 3 digits. Why? Because you can abduct the middle finger itself in the 2 directions. ठीक, so first dorsal interossei is required to move the index finger away from the middle finger. Second dorsal interossei will move the middle finger towards the radial side. Third dorsal interossei will move the middle finger towards the ulnar side. And fourth dorsal interossei will move the ring finger towards the little finger. MCQ number 9. The mammary bed is formed by all of the following except, ये भी नियरली रिपीटेड क्वेश्चन है बिकॉज इससे रिलेवेंट ब्रेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं और ब्रेस्ट में बेड ऑफ द ब्रेस्ट जरूर पूछा जाता है। यू नो दिस। ऑप्शंस हियर आर पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेराटस एंटीरियर, अपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। ये पेक्टोरलिस मेजर, सेराटस एंटीरियर, अपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये सब मिलके बनाते हैं बेड ऑफ ब्रेस्ट। तो आंसर होगा पेक्टोरलिस माइनर इज द आंसर हियर, मीन्स द बी चॉइस इज द आंसर because pectoralis minor lies deeper to pectoralis major. This muscle is not immediately found under the breast. MCQ number 10. Usual period of viability of an ovum in female genital tract is less than 12 hours, about 24 hours, 48 to 72 hours, more than 72 hours. आधा दिन, एक दिन, 2 से 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा। तो याद रखना कि इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ओवम कैन सर्वाइव 12 to 24 आवर्स। उस हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा यहाँ बी चॉइस, अबाउट 24 आवर्स। ठीक, एंड इट्स डन।